बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ जीआईटी फार्माकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एसिड पेप्टिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है उसको पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स को पढ़ना है, जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन उनको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती है उनको पढ़ना है। तो इन शॉर्ट जीआईटी फार्माकोलॉजी पढ़नी है। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। अब सबसे पहला जो हम पढ़े वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ फार्माकोलॉजी या एसिड पेप्टिक डिजीज़ फार्माकोलॉजी। तो आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन-कौन सी हार्मोन्स होते हैं और किस मैकेनिज़्म के ज़रिए काम करते हैं कि ये एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, स्टोमक का ल्यूमेन है और ये एक इंडिविजुअल पैराइटल सेल नज़र आ रहा होगा, ये स्टोमक की वॉल है और पैराइटल सेल ही एसिड को सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट नज़र आ रहा होगा। सही तरह फोकस नहीं हो पा रहा, अब ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट नज़र आ रहा होगा, जो कि असल में हाइड्रोजन के सिक्रेशन करवा रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन की या एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं और कुछ इनहिबिट कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखो एसिटाइलकोलिन है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टोमक की सिक्रेशन को या स्टोमक की एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये एसिटाइलकोलिन से आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो M1 होना चाहिए, ओके। जो गैस्ट्रिन होता है वो कोलिसिस्टोकाइनिन CCK-B रिसेप्टर के ज़रिए काम करता है और ये एसिडिक सिक्रेशन को बढ़ा देता है। जो हिस्टामीन है H2 रिसेप्टर के ज़रिए काम करता है और ये भी एसिडिक सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, ओके। अब यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ हो रही है वो कौन-कौन सी है, लाइक जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, माइसोप्रोस्टोल, PGE1 एनालॉग, वो स्टोमक के सिक्रेशन को कम कर देता है। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। H2 एंटागोनिस्ट इस हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है इस फाइनल पंप को ही ब्लॉक कर देगी। अगर किसी जगह पे अल्सरेटेड लेजन हो जाती है तो इस पर प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाना सुक्राल्फेट का काम है और स्टोमक के सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज करना एंटासिड का काम है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला है H2 एंटागोनिस्ट। पिछली वीडियो के अंदर हमने H1 एंटागोनिस्ट को पढ़ा था, जिसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स हमने देखी थी, लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन थी इसमें डाइफिन हाइड्रामीन है, डाइमिन हाइड्रोनेट है, मैक्लेजीन है, साइक्लेजीन है, सिटारेजीन है, सॉरी सिटारेजीन तो सेकंड में आती है। अब हम पढ़ने वाले हैं H2 एंटागोनिस्ट। जो H2 एंटागोनिस्ट थे ये स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाते थे और ये गैस्ट्रिक अल्सर करवा सकते थे H2 एक्टिवेशन से। लेकिन अगर हम H2 एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे तो ये करते क्या है, तो H2 एंटागोनिस्ट जब फूड की स्टिमुलेशन होती है या नॉकटर्नल सिक्रेशन होती है गैस्ट्रिक एसिड की, तो ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर देती है, स्पेसिफिकली नॉकटर्नल, ड्यू टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन पंप। लेकिन ये प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी डिक्रीज होती है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म के जरिए कि ये H2 की वजह से, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर की वजह से जितना एसिड रिलीज होता था उस एसिडिक रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं और ये नॉकटर्नल गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा ये HCl के सिक्रेशन को पार्शियली एंटागोनाइज करवा सकते हैं, कॉज्ड बाय वेगली एंड गैस्ट्रिन इंड्यूस। क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन होता है या गैस्ट्रिन होता है, एक तो अपने रिसेप्टर के जरिए भी काम करते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन, और दूसरी तरफ एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल पे जाके काम करते हैं और वहाँ से हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। तो ये करते क्या है, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या गैस्ट्रिन की वजह से जितना हिस्टामिन रिलीज होता था उस हिस्टामिन की एक्शन को भी एंटागोनाइज करवा देती होती है, लेकिन इसका स्टोमक की अनटाइम टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर हम इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से कंपेयर करते हैं तो ये रिलेटिवली लेस इफेक्टिव होती है। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर गैस्ट्रिनोमा हो जाता है, पैनक्रियाटिक म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल आ जाती है जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है कि जो गैस्ट्रिन है वो डायरेक्टली भी स्टोमक की सिक्रेशन को बढ़ा सकता है और इनडायरेक्टली भी स्टोमक की सिक्रेशन को बढ़ा सकता है वाया हिस्टामिन मैकेनिज्म। अगर हम साइड इफेक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर जो सिमेटिडीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिमेटिडीन है साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करना शुरू कर देता है। डिपेंडिंग अपॉन साइटोक्रोम P450 किस जगह के ऊपर है, अगर ये लीवर के ऊपर पड़े हुए हो तो आपको डिफरेंट ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिल सकते हैं, यानी जब इनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, इनकी टॉक्सिसिटी पे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सिमेटिडीन ने एंड्रोजन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया, स्टीरॉयड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया, तब गायनेकोमास्टिया हो सकता है, लिबिडो कम हो सकती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, गायनेकोमास्टिया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ओमिप्राजोल और जो बाकी सारी जो प्रोजोल होती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है प्रोटॉन पंप का, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के ऊपर लगा होता है, इनकी लूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है। अगर हमारे पास H2 ब्लॉकर है, दूसरी तरफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो ज़्यादा एक्टिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हेलिकोबैक्टर पायलोरी के ट्रिपल और
जो क्वाड्रपल रेजिमेन होता है, ट्रिपल रेजिमेन के अंदर क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। माइसोप्रोस्टोल पीजीई1 एनालॉग होता है, साइटोप्रोटेक्टिव होता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को बढ़ा के एचसीएल के सिक्रेशन को कम करके अल्सर को मिनिमाइज़ कर देगा। तो ये उस अल्सर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो एनसेट इंड्यूस्ड होते हैं। एस्पिरिन की वजह से जब अल्सर होता है ना, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम पीजीई1 लेते होते हैं, लेकिन अब हम पीपीआई को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट है सुक्राल्फेट। सुक्राल्फेट का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि जिस जगह के ऊपर अल्सरेटेड लीजन होती है, उस जगह के ऊपर जो सुक्राल्फेट है, ये प्रोटेक्टिव जेल लाइक कोटिंग बना लेगा, ठीक है? ओके, और उस जगह पे पॉलीमराइज़ यानी पहले उस अल्सरेटेड जगह पे जाके बाइंड करेगा, फिर पॉलीमराइज़ेशन होती है, तब ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेगा और ये हीलिंग को बढ़ा देगा। लेकिन इसकी एक्टिवेशन के लिए आपको एसिडिक पीएच चाहिए। इसकी वजह से अगर हम कहती है कि हम सुक्राल्फेट को एंटी एसिड के साथ नहीं मिला के देते, तो एंटी एसिड करते क्या? ये एंटी एसिड पीएच को बढ़ा देती है, ओके? लेकिन आपको एसिडिक पीएच चाहिए सुक्राल्फेट की एक्टिवेशन के लिए, तो ये हीलिंग को बढ़ा देती है और अल्सर की रिकरेंस को कम कर देती है। नेक्स्ट है बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। तो जो बिस्मथ सबसैलिसाइलेट होता है, ये सुक्राल्फेट की तरह काम करता है। अल्सर वाली जगह पे जाके बाइंड करेगा, वहाँ पे कोटिंग बना लेगा और इसको एसिड से और पेप्सिन से बचा लेगा। ओके, इसका भी प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसके अलावा जो बिस्मथ होता है, इसको आप क्वाड्रपल रेजिमेन के अंदर यूज़ करते हो। क्वाड्रपल रेजिमेन के अंदर आप बिस्मथ आ जाएगा, मेट्रोनिडाज़ोल आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के 2 रेजिमेन होते हैं, ट्रिपल रेजिमेन और क्वाड्रपल रेजिमेन। ट्रिपल रेजिमेन के अंदर 3 ड्रग्स थी, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और तीसरा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जबकि क्वाड्रपल रेजिमेन के अंदर 4 होती है। मेट्रोनिडाज़ोल, टेट्रासाइक्लिन है, बिस्मथ हो गया और चौथा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट लास्ट है एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट आ जाते हैं, जिसके अंदर अगर हम कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके पास कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन होता है और जो मैग्नीशियम वाला, इसके पास डायरियल एक्शन होता है। ओके, ठीक हो गया? तो ये इनके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनको छोड़ने के बाद रीबाउंड हाइपर एसिडिटी हो जाती है। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज़ कर देती है गट के ल्यूमेन के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ओके? अब एंटासिड की वजह से किसी ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन किसी की बढ़ भी सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीक बेस की ओरल एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाती है, लाइक क्विनिडीन है, एंटासिड की वजह से। लेकिन जो वीक एसिड है, उनकी ओरल एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है, लाइक वारफरिन। और टेट्रासाइक्लिन की भी ओरल एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है ड्यू टू चिलेशन। तो ये इनके इंटरैक्शंस होते हैं एंटासिड के और एंटी एसिड या एंटासिड में जो मर्ज़ी बोल लो उसको, इसकी वजह से सुक्राल्फेट की एक्टिविटी या इसका फंक्शन भी खत्म हो जाता है, जब भी हम एंटी एसिड और सुक्राल्फेट मिला के नहीं देते। अब हम पढ़ लेते हैं एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती है जो वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक पूरा आपको पहले वॉमिटिंग वाला पाथवे नज़र आना चाहिए। तो आपको पता है कि वॉमिटिंग वाला सेंटर होता है जिसको कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन बोलते हैं, जो मेडुला के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर आपको रिसेप्टर का पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको M1 रिसेप्टर नज़र आ रही होगी, मस्क्रीनिक रिसेप्टर है, ओके? और इसके अलावा ये वॉमिटिंग सेंटर है, ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन है एरिया पोस्ट्रीमा, ठीक है? और इसके अलावा वहाँ पर यहाँ यानी कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन और एरिया पोस्ट्रीमा के ऊपर D2 है, सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर है, ओके? इसके अलावा कैनाबिनॉइड रिसेप्टर नज़र आ रहे होंगे, ओके? और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है और कुछ पेन रिसेप्टर्स हैं। इन शॉर्ट इन सब के एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग्स फॉर नोज़िया एंड वॉमिटिंग। तो पहला है सेरोटोनिन टाइप 3 ब्लॉकर। कौन-कौन से होते हैं? ओडेनसेट्रॉन है, मोस्टली ये कैंसर कीमोथेरेपी के अंदर इस्तेमाल होता है, अगर कीमोथेरेपी की वजह से नोज़िया वॉमिटिंग होती है। ग्रानिसेट्रॉन है, जबकि एलोसेट्रॉन ये एंटीएमेटिक एक्शन नहीं रखता है। एलोसेट्रॉन को हम यूज़ करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर। इसके बाद है डोपामाइन एंटागोनिस्ट। तो डोपामाइन एंटागोनिस्ट D2 ब्लॉकर में प्रोक्लोरपेराज़िन है, मेटाक्लोप्रामाइड है। मेटाक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक एजेंट भी होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के अंदर। उसके अलावा कैंसर कीमोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं। H1 एंटागोनिस्ट में डाइफिनहाइड्रामिन, मैक्लेज़िन, प्रोमेथाज़िन है। मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट में स्कोपोलामिन है। कैनाबिनॉइड्स में ड्रोनाबिनोल, नेबिलोन आ जाएगा। एनकी न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एप्रापिटेंट, फोसापिटेंट आ जाएगा, नेटोपिटेंट आ जाएगा, ओके? जो असल में जो न्यूरोकाइनिन होता है ना, सब्सटेंस बी का ये रिसेप्टर होता है। तो उम्मीद है कि इस डायग्राम में हमने इन सब के एंटागोनिस्ट को पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो ओपिएट एनाल्जेसिक्स होते हैं, मॉर्फिन है, इनके पास डुअल एक्शन होते हैं, ठीक है? यानी ये वॉमिटिंग को बढ़ा भी सकते हैं, वॉमिटिंग को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वॉमिटिंग को कैसे कम करेंगे कि ये पेन की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? ओके, जिसकी वजह से
एमिसिस क्या होगी, कम से कम हो जाएगी, जैसे ये वाले पेन के रिसेप्टर है। लेकिन दूसरी तरफ से कीमो रिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन के ऊपर कुछ मॉर्फिन के रिसेप्टर्स होते हैं। आई थिंक ये जो M1 था, वैसे मस्करीनिक था। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन के ऊपर कुछ ना कुछ इनके ओपियाइड के रिसेप्टर होती है, तो वो जब वो इनकी एक्टिवेशन होगी तब एमिसिस होगी। यानी इन शॉर्ट, अगर यहाँ पर ओपियाइड के रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तब एमिसिस हो जाएगी, वॉमिटिंग स्टिमुलेट होगी, लेकिन इस केस में वॉमिटिंग ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में क्रॉन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ सकता है। क्रॉन डिजीज़ के अंदर टर्मिनल आलियम मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है, ओके। और जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस ये रेक्टम और कोलोन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इनको इन्वॉल्व करता होता है। जबकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कौन सा क्रॉन डिजीज़ है, इसके अंदर नॉर्मल बाउल होता है और ये डिजीज़ बाउल से सेपरेट होता है। इन शॉर्ट ये डिजीज़ डिसकंटिन्यूअस होता है, आगे फैलता नहीं है, लेकिन ये वाला कंटिन्यूअस होता है, ओके। इसके बाद पढ़ते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स कौन-कौन सी होती है? मेसालामीन है, जो कि 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का जेनेरिक नेम होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के रिलीज़ को या सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सल्फासालाज़िन के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और दूसरा सल्फापायरिडीन। इसको कोलोन के बैक्टीरिया मेटाबोलाइज़ करते हैं, तो फिर 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड रिलीज़ होता है, जो कोलोन के अंदर लोकली जाके काम करेगा, ओके। और इसके बाद लास्ट है इम्यूनोसप्रेसिव, जो कि सीवियर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन, एंटी TNF अल्फा ड्रग्स, ओके। तो ये सीवियर के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमने तकरीबन पूरी GIT की फार्माकोलॉजी को कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।